सबसे पहले जेके बंसल साहब के पास चलूंगा। बंसल साहब, साल दर साल 2014 के बाद से लेकर 2023-24 तक साल दर साल भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि भारत में जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं उनको लेकर अमेरिका भी कायल है, खासकर इन तोपों का जो जिक्र हम कर रहे हैं। गुड इवनिंग मनोज जी। गुड इवनिंग। देखिए, ये बहुत गर्व की बात है कि भारत के ऊपर में विश्वसनीयता बढ़ी है। वैसे तो जैसे आपने कहा, फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी, और जो अगर हम इस तोप की बात करें जिसके बारे में आज चर्चा हो रही है, 2 साल पहले भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया था साउथ एशियन कंट्रीज ने, अफ्रीकन कंट्रीज ने, सऊदी अरबियन, और उन्होंने ऑर्डर की भी कुछ पेशकश की थी। लेकिन जो कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं दूसरों को, उनका हमारे इक्विपमेंट में विश्वास ये बहुत ही एक विश्वसनीयता को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाता है कि जो अमेरिका इसको खरीद रहा है, जो जो नंबर 1 माना जाता है किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट या आर्म्स के बनाने में, और वो खरीद रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे ये भी कहूँगा कि देखिए, ये तो एक हुआ ही है। इसके अलावा जो एक यूएई में डिफेंस एक्सपो थी, उसमें महिंद्रा ग्रुप के साथ एक एंड्रूविल जो कंपनी है वहाँ की, उन्होंने मैरीटाइम इक्विपमेंट या मैरीटाइम रक्षा के लिए भी आपस में कोलैबोरेशन की बात की है, जिसमें कि जो अनमैन्ड वेरिएंट जो व्हीकल्स होंगे और ऑटोनॉमस अंडर वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा, जिससे कि अंदर में कोई किसी तरह की केबल पड़े रहते हैं या कोई माइंस हैं या किसी तरह की एक्टिविटी, उसको देखने के लिए। तो ये दो अभी हुए हैं, तो इससे बहुत विश्वसनीयता बढ़ी है। और आपने जैसे पहले कहा है, ये जो हमारा $2.63 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें ये भारत के बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं बाहर जा रहे हैं, तो इससे 2 बातें हुई। एक तो हमारा जो है इससे एक जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अर्जित भी होगा, और जो हम बाहर खरीदते थे वो भी हमारा कम हो जाएगा। और इस तोप की बात करें तो जो उन्होंने बताया, ये तोप जो है ना, 5 दिन के अंदर में एक तोप बना दे, महीने के अंदर 6 तोप बनाई जा सकती हैं, और बहुत 4x4 व्हीकल के ऊपर में रख के इसको पहाड़ों पे ले जाया जा सकता है। मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, और इसमें बहुत ही एक सटीक निशाने से इस तोप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक अच्छी तोप है जिसको जो है अमेरिका ने भी समझा है, और ये कोलैबोरेशन भी वो आगे भी डेवलप करेंगे, क्योंकि जैसे पहले MARG-39 था, फिर MARG-45 हुआ, इसी प्रकार के इनके एडवांस वर्जन बनते रहेंगे। ओविडजर टाइप की एक तोप जो है, ये बहुत ही उत्तम किस्म की है, और भारत आत्मनिर्भर हो रहा है हर चीज़ में। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो काफ़ी नेवल वेसल्स हैं, जिसमें एक INS सूरत, INS नीलगिरी और ये वागसीर जो पनडुब्बियां हैं, इनका को भी देश को समर्पण किया था। और ये INS सूरत जो है वो स्टील्थ टाइप का एक जो है जो डेस्ट्रॉयर है, और जिसके अंदर में एक और विशेषता ये थी कि उसके लिए उसके अंदर में जो फीमेल्स ऑफिसर्स हैं या जो अदर रैंक्स हैं, उनके लिए भी अरेंजमेंट है, जिससे कि वो भी वहाँ पे रह सके। स्टील्थ टाइप का है। इसी तरह से जो INS नीलगिरी एक फ्रीगेट है, उसकी बात करें तो उसके अंदर में वर्टिकल टेक ऑफ का है, और उसमें जो है ब्रह्मोस मिसाइल को भी रखा जा सकता है, और ये सब स्टील्थ हैं। और जो वागसीर है, जो कि फ्रांस के कोलैबोरेशन से बना है, वो भी एक बहुत अच्छा एक पनडुब्बी है। तो ये इस तरह से देखा जाए तो भारत बहुत ही तरक्की कर रहा है इस मामले में, और अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो एक बहुत ही गर्व की बात है। जी मनोज जी। संजय मेस्टन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय मेस्टन साहब, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम से ये तोपें चलती हैं, इसके साथ साथ ऐसी और कौन सी खासियत इन तोपों में है जिसके कारण अमेरिका इन तोपों से प्रभावित हो गया और खरीदने को तैयार हुआ? मनोज, कई कारण है। सबसे पहले भारत की ही तोप क्यों? तो जो हमारा एक मिशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत, और जैसे आपने चार्ट में भी दिखाया, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। पहली बात, हमें क्या फ़ायदा है? हमारा एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी, पैसा आएगा अंदर। और दूसरा, लॉन्ग टर्म में जो भारत का डिफेंस बजट है, जो अभी हमेशा 2% से GDP के कम रहता है, मेरे को लगता है फिर बाद में वो भी बढ़ेगा। तो साफ जाहिर है कि एक मैसेज बहुत क्लियर है भारत के लिए भी कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मिलिट्री डेवलपमेंट साथ ही साथ चलते हैं, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कई लोग इसको समझते नहीं है,
और अभी आप अमेरिका को देख लिया, ये जो ट्रम्प आज जितने भी ये कर रहा है, जितने भी इनिशिएटिव ले रहा है, रोज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा है, वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि वो अमेरिका एक मिलिट्री पावरफुल ताकत है और साथ ही में इकोनॉमिक ताकत है। तो भारत के लिए ये एक लेसन है कि हमें भविष्य में एक इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत बनना पड़ेगा, और उसके लिए ये जो भी हमारी पॉलिसी चल रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो बहुत बढ़िया है और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ते रहेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ये क्यों लेना चाहता है। देखिए, अमेरिका को ये पता है कि कोई भी, खासकर जो वेस्टर्न देश हैं, अगर उनको कोई आइटम खरीदना है इंडिया से, तो सबसे पहली चीज होती है क्वालिटी एश्योरेंस। और इंडिया में ये बहुत फायदा है क्योंकि भारत फोर्स में मैं वहाँ खुद जब पोस्टेड था MGOL हेडक्वार्टर सदर्न कमांड का पूना में, तो मैं भारत फोर्स में गया था और वहाँ उनका सिस्टम्स को देखा है। तो कई चीज़ें हैं जो एक तोप को बनाती है। नंबर एक तो मेन है मेटलर्जी, जो स्टील अलॉय चाहिए, और वो आपको पता है कि भारत में आज की तारीख में भारत इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी क्वालिटी है जो मेटलर्जी, क्योंकि ये इक्विपमेंट ऐसा है, ये जो तोप है, चाहे ये हाई एल्टीट्यूड हो, कोई भी टेरेन में हो, एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड हो, डेजर्ट्स हो, ये कहीं पर भी फायर कर सकता है क्योंकि मेटलर्जी पे कई बार मौसम का प्रभाव होता है। तो ये ऑल वेदर और ऑल टेरेन है, चाहे कितनी भी बारिश या बर्फ पड़ जाए, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये जो तोप है, इसकी लो मेंटेनेंस कॉस्ट है क्योंकि वेस्टर्न इक्विपमेंट बड़े हाईली मतलब मैं बोलूँगा काफ़ी उसमें मॉडिफिकेशंस और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती है। तो हमारे जो सिस्टम है, क्योंकि वो इंडियन कंडीशन में बनाया गया, तो इसको सारा टेस्ट करके जो मेंटेनेंस ओवरऑल कॉस्ट है वो कम है, तो वो दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है एक कॉस्ट। देखिए, कोई भी देश अगर किसी से सामान खरीदता है तो क्वालिटी के साथ साथ वो ये देखता है कि कॉस्ट फैक्टर, और कॉस्ट इंडिया में बहुत एडवांटेज है। पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, स्टील। दूसरा, ये आपको रॉ मटेरियल चाहिए हर चीज़ के लिए, वो इजीली अवेलेबल है और काफ़ी सस्ता है भारत में। और तीसरा है जो लेबर है, भारत की जो लेबर है वो क्वालिफाइड है, टेक्निकल है, और आम लेबर भी है, वो काफ़ी भारी मात्रा में अवेलेबल है। अमेरिका जैसे देश में लेबर की प्रॉब्लम है और वहाँ पर बड़े लेबर लॉज और पता नहीं क्या क्या है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो जब वो कंट्री को यही आइटम अगर वो वहाँ बनाएंगे, उसकी कॉस्ट फैक्टर ज़्यादा है, और इंडिया में अगर वो बनवाते हैं, जैसे ये ऑर्डर दे रहे हैं, और उसको कॉस्ट का एडवांटेज है, उसमें शिपिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब लगा के उनको तो भी सस्ता पड़ रहा है, तो भारत एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है हर देश के लिए। क्योंकि वही आइटम अगर आप वेस्ट से खरीदें, वही आइटम आप भारत से खरीदें, तो कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ना ही तो मेरे को पता है कि हमारी कई प्राइवेट कंपनीज हैं, कई कंपनीज हैं, जैसे ये अमेरिकन मिलिट्री कंपनीज, ये बिल्कुल डायरेक्ट डील कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस की मेरे को पता है, कपड़ा तक जाता है, शूज जाते हैं इंडिया से बन के, क्योंकि वो उनको पता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और क्वालिटी अच्छी है। तो काफ़ी चीज़ें जा रही हैं। ये जो फायर कंट्रोल सिस्टम्स है, डिजिटल डिस्प्ले है, क्योंकि आजकल जैसे टैंक है या एयरक्राफ्ट है, जैसे मेरे को पता है ये सुखोई एयरक्राफ्ट में ये खासकर ईस्ट एशियन कुछ देशों में भारत से वो भी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। हम लोग जो डिजिटल डिस्प्ले बनाते हैं वो हार्डन्ड है, न्यूक्लियर हार्डन्ड है, उनको आप फेंक भी दिए वो टूटेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है, आज जो हमारी प्राइवेट कंपनीज में क्षमता है, वो इनको पता है, फॉरेन कंट्रीज को, चाहे अमेरिका हो चाहे वेस्ट है, वो आके डायरेक्टली एक कंपनीज के साथ डील करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और DRDO तो खैर इन्वॉल्व होएगा ही, और उनको सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर सब कुछ का टेस्ट होता है। जैसे मैं खुद इधर ये जो टैंक्स हमारे बनते हैं, ये चेन्नई में, वहाँ जब मैं गया था तो मेरे को याद है, वो जो टेस्टिंग कंडीशंस हैं, ऐसे चैम्बर में डालते हैं कि हर प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है, इतने अच्छे टेस्ट होते हैं और ये सब सस्ता पड़ता है हमें। यही टेस्ट अगर आप हर देश में कराइए तो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर मेटलर्जी, फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ भारत का अव्वल दर्जे का है। तो कहने का मतलब है, हर भारतवासी को एक फक्र होना चाहिए कि आज की तारीख में हम लोग ये इक्विपमेंट, ये तोप अमेरिका जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे को लगता है भविष्य में भी
ये इक्विपमेंट की जो ये वाली तोप की और कई मिलिट्री हार्डवेयर आइटम्स की, और जो खासकर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच डिस्कशन हुआ था। मेरे को लगता है कई चीज़ों में हम लोग जॉइंट वेंचर ये सारा प्रोडक्शन करेंगे। और जिस प्रकार अभी ये बात हो रही है GEF 414 इंजन वगैरह की भी, वो इस टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पर कोई इनकार नहीं किया, तो कहने का मतलब है वो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो जी 80% है वो जरूर होगी, जी और हमारे जॉइंट और को प्रोडक्शन होंगे। तो ओवरऑल आज भारत के डिफेंस फोर्सेस के लिए और हमारी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है और जो खासकर DRDO और जितने भी हैं, ये बहुत फायदा है। और इसमें भारत का नाम बनता है, एक रिस्पेक्ट बनती है पूरे विश्व में कि भारत एक सुपर पावर की ओर बढ़ता जा रहा है और हम एक इमर्जिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट बन रहे हैं। और हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए को चाइना को ओवरटेक करना चाहिए, मे बी बाय 2050 के हमें टारगेट रखना चाहिए। मनोज, ये बड़ा संकेत है। मेरे साथ बंसल साहब मौजूद हैं। बंसल साहब, अगर वैश्विक रक्षा बाजार की बात करें, चूंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी तमाम तंगी से जूझ रहा है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कि अमेरिका के पास गोले खत्म हो गए हैं और वो तुर्की से गोले लेने की तैयारी कर रहा है। भारत के सामने भी बाजार खुला है। अब उनके पास गोलों के साथ साथ तोपों की भी कमी है, क्योंकि बड़ा डिफेंस मार्केट है और बड़े डिफेंस मार्केट में अमेरिका बेचने का काम करता है, लेकिन किसी ना किसी से तो वो खरीदेगा, क्योंकि उसके यहाँ उस तरीके का उत्पादन हुआ। तो तुर्की जैसे देश से गोले खरीद रहा है, भारत जैसे देश से वो तोपें खरीद रहा है। तो ये तमाम ऐसे छोटे देश हैं, इनके लिए एक बड़ा बाजार, वैश्विक रक्षा बाजार खुल रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब अभी आप देखिएगा, चाहे किसी भी, या आप यूएस की बात करिए या आप रशिया की बात करिए, कि रशिया को भी बाहर से इक्विपमेंट लेने हैं, डिफेंस के आर्म्स और गोले ईरान से, उत्तरी कोरिया से, कहते हैं चीन तक भी लेने पड़े हैं। और इसमें जो है ये बहुत जो है, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कम हो जाती है, ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती है। और जैसा एक मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट ये लगाया कि हम अगर दूसरे कंट्री के ऊपर में निर्भर होते हैं और वो समय से हमें नहीं मिलता, जैसे कि अभी S-400 की हमको 2 आने थे, मतलब एक डिलीवर हुआ है, एक अभी जो डिलीवर होने वाला था उसका 1 साल का समय बढ़ गया। तो इस तरह से जो बहुत सारे बाहर के जो इक्विपमेंट हैं या जो बाहर के आर्म्स हैं उसमें देर हो जाती है। इसलिए हम भारत में अगर अपने आप बनाते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ही फायदा होगा। और जो भारत की विश्वसनीयता है, क्योंकि भारत की विश्वसनीयता दोनों तरह से है, क्वालिटी कंट्रोल से भी, और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जैसे आप अगर अमेरिका को लो तो कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं है भारत से। अगर कोई चीज़ वो चाइना से लेंगे तो उनको एक शक या एक तरह की चीज़ बनी रहती है। मैं यहाँ पर, जैसे कि जनरल मैस्टन साहब ने भी इस बात को रखा है, मैं भी एक बात यहाँ पे बजट के बारे में कहना चाहूँगा कि देखिए, जो डिफेंस बजट है वो अमेरिका का करीब $900 बिलियन है और चाइना का $300 बिलियन है। अमेरिका का के मुकाबले और चाइना के हमारा बहुत कम है, हमारा जो करीब $80 बिलियन है। जबकि रशिया की इकोनॉमी या GDP हमसे कम है, उनका भी $165 बिलियन है। पहले हम 2.5 फ्रंट वार लड़ रहे थे, मतलब था हमारा खतरा बांग्लादेश के होने से, तो बढ़ गया है। तो हमको जो ये बजट भी बढ़ाना चाहिए, जो डिफेंस बजट बढ़ाना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर इक्विपमेंट और जो डिफेंस के आर्म्स हमारे कंट्री में ही बनते हैं तो वो हमको सस्ते पड़ेंगे, और जो ज़्यादातर खर्चा जो है हमको जो इसके ऊपर में ही जो बाहर से एक्सपोर्ट करने में लगता है, उसकी इंपोर्ट करने में लगता है, तो वो इंडिया में बनाएंगे तो इससे बहुत एक हमारा ये बढ़ जाएगा। तो लेकिन भारत इन सबको देखते हुए, ये एक लैंडमार्क है जो अभी जो ये जो तोपों के लिए हुआ है। हमने भारत में जो है एक जोरावर टैंक भी बनाया है, जिसको हाई एल्टीट्यूड में या पहाड़ों में भी चलाया जा सकता है, जबकि टैंक्स अमूमन जो हैं वो प्लेन में चलते हैं। लेकिन इस तरह का टैंक जो हमने बनाया है, और बहुत सारे जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है डेवलपमेंट के ऊपर में, और प्राइवेट कंपनीज फील्ड में आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक कोई भी रिसर्च को एक जो है प्रोडक्शन में ना लाया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इन बातों को देखते हुए भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और जैसा कि कहा अभी जनरल मैस्टर ने भी, 2047 तक या 2050 तक हम बिल्कुल स्वावलंबी और एक डेवलप भारत के रूप में
उभर के आएंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। जी मनोज। बहुत अच्छी पहले संजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय साहब, अभी हाल ही में हमने देखा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, उस चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से पाकिस्तान अपने JF-17 विमान का प्रदर्शन कर रहा था मैच के दौरान, लाइव मैच के दौरान, और वो संकेत किसी और के लिए नहीं, वो संकेत सिर्फ भारत के लिए थे। वो भारत को बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए हम कितने सक्षम हैं, हम चीन के साथ, चीन के सपोर्ट से हम रक्षा के मामले में कितना सक्षम है। बल्कि ये करने की बजाय वो ये नहीं देख रहा है कि भारत डिफेंस के मामले में तो मजबूत है ही, वो अपनी इस क्षमता को युद्ध से हटकर व्यापार के तौर पर भी बदल रहा है। वो डिफेंस के मामले में सक्षम है, लेकिन वो इस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है कि जो वैश्विक रक्षा बाजार है उसमें वो अपना दखल कैसे बता रहा है। 2014 के बाद से मैंने तमाम आपको आंकड़े दिखाए कि किस तरीके से हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बन रहा है। तो तमाम, हालांकि पाकिस्तान में बैठे लोग कहते हैं कि निगेटिविटी की बजाय अगर आप पॉजिटिविटी की बजाय आगे बढ़ेंगे तो शायद बेहतर संकेत निकल कर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ये सब नहीं देख रहा है। देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम अलग है। पाकिस्तान तो पहले मैं बोलूँ वो देश कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो देश हमारे भारत से निकला है, नंबर एक। नंबर दो, वो देश किस आधार पे बना है? धर्म के आधार पे बना है। तो जिस देश की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, जो भी कल्चर है वो तो इंडियन कल्चर है सारा। तो कहने का मतलब है वो तो एक, और वो देश थोड़े समय में ख़त्म भी हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। मैं जब अफगानिस्तान में डिफेंस अटैचे था, मेरे को याद है वहाँ अफगान उनसे कितनी नफरत करते हैं, और आज की तारीख में आप देख रहे हैं, वो तालिबान हो या TTP हो और ये बलूच लिबरेशन आर्मी, उनकी सेना का क्या हाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पता नहीं भारत के साथ क्या रेस लगाना चाहता है। मैंने तो एक बोला वो एक देश कहलाने योग्य नहीं है, दूसरी बार वो भारत के साथ क्या टक्कर लेना चाहता है। ये तो एक हाथी और एक चींटी का मसला के बराबर हो गया है। वो देश जिसका आधार नहीं है, जो टेररिज्म अपनी फॉरेन पॉलिसी पे चलाता है, जिसके लोग आज गरीबी रेखा से इतने डाउन है, वहाँ लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है। वहाँ के लोगों के यूथ को मैंने सुना है, जब मैं अफगानिस्तान में था, वहाँ कई पाकिस्तानी भी आते थे, वो बोलते थे कि वी रिग्रेट पार्टीशन, हम तो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के पार्ट होने चाहिए थे। और आज आपको पता है POK में भी लहर हो रही है कि वो वापस इंडिया के साथ आना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। आपने कल ही देखा कि जो पंजाबी मुसलमान है, वहाँ पर बलूचिस्तान में उनको कैसे निकाल के सिविलियंस को मारा। कहने का मतलब है पाकिस्तान तो एक एनार्किक स्टेट है, स्टेट ऑफ कोलैप्स में है, लेकिन तो भी वो बोलते हैं, दिखावा कर रहा है कि हमने ये जहाज ले लिया चाइना से और हम उड़ा सकते हैं और हमारे पास क्षमता है। उनके पास क्षमता नहीं है। और आपने 71 की लड़ाई में देख लिया, कारगिल में देख लिया हमने क्या किया है, और भविष्य की लड़ाई वो लड़ना नहीं चाहता है। उसके लिए सबसे सस्ती लड़ाई है टेररिज्म, वही करता आ रहा है, और वो अभी बांग्लादेश को भी इस दायरे में ले रहा है। और आपको पता है पाकिस्तान ISI चीफ अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी गया था, तो उसका एजेंडा बहुत क्लियर है। तो भारत के साथ वो उसकी कोई तुलना नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत को अपनी तुलना भी चाइना के साथ करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी स्टेटमेंट में बोला था, 2050 तक हमारा ये मिशन होना चाहिए कि भारत चाइना का इकोनॉमी को टेक ओवर करे, और साथ ही हम मिलिट्री पावर भी बने, जिसके लिए हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा। रक्षा बजट हमारा जब बढ़ेगा, जब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे अपने मिलिट्री हार्डवेयर का, तो फंड्स आएंगे और हमारा रक्षा बजट बढ़ेगा। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, मेरे ख्याल हमारे देश में एक स्ट्रैटेजिक कल्चर आना चाहिए। हमारे लोगों के अंदर एक विश्वास होना चाहिए, एक उनको समझना चाहिए कि देश को एक फौज की ज़रूरत क्या है। आज कई लोग बात करते हैं कि बजट बढ़ता जा रहा है और आर्मी के लिए या डिफेंस के लिए, लेकिन ये जब स्ट्रैटेजिक कल्चर ही नहीं है, लोग सोचते हैं कि बस देश ऐसे चलता रहेगा। देखिए आज जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट देखिए, वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड हैं एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की वजह से। आज उनको पता है कि वो चाहे वो गाजा में चाहे वो भविष्य में क्या होगा, लेकिन वो जाके वहाँ अपनी फोर्स को लगा सकते हैं। ग्रीनलैंड को कैप्चर करना है वो कर सकते हैं। किस दम पे कर रहे हैं? वो अपनी मिलिट्री फोर्स और इकोनॉमिक माइट के तौर पे कर रहे हैं। तो देश में एक ये बहुत डिस्कशन होने चाहिए, आम जनता को स्कूलों में, कॉलेजेस में पता होना चाहिए व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, और आर्मी का कंट्री के प्रति क्या रोल है। आर्मी बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है जो नेशन बिल्डिंग की तरफ हमारा जोर होना चाहिए। नेशन बिल्डिंग नहीं कि हम
नेशन को रन करें। वी आर आर्मी एक बहुत बड़ा पिलर होता है देश को चलने के लिए, और वही ताकत होनी चाहिए। तो जो आपने पाकिस्तान का विषय उठाया उसके बारे में तो हमें बात करना नहीं चाहिए। वो देखिए छोटी मोटी हरकतें करता होगा, दिखाना चाहता है, और वो उसका दिखाने से क्या भारत को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे फैसले होते हैं, आपने टीवी डिबेट में भी देखा, उनके कई लोग आते हैं और चिल्लाते हैं और क्या क्या नहीं बोलते हैं। असली फैसला तो लड़ाई के मैदान में होता है, और वहाँ आपको पता है कि क्या होगा। वहाँ होता है। बंसल जी मेरे साथ मौजूद है। बंसल साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई आप भी ये मानते हैं, तमाम एक्सपर्ट से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कि आप भी मानते हैं कि 2014 के पहले, चाहे वो डिफेंस के मामले में एक्सपोर्ट की बात हो, या फिर हमारे यहाँ पर वो तमाम डिफेंस के प्रोडक्ट डेवलप करने की बात हो, R&D की बात हो, और 2014 के पहले उनमें वो गति नहीं थी, लेकिन 2014 के पहले डिफेंस के क्षेत्र में एक गति में तेजी आई है, ये क्या आप मानते हैं, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो? कोई शक ही नहीं है, 2014 के बाद में काफी गति में तेजी आई है। और गति में तेजी आने के बाद में, जैसे मैं तो DRDO में रहा हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डॉक्टर कलाम के साथ भी मैंने 30 साल तक काम किया है। तो वहाँ पे अभी जो है ना, वो जो रिसर्च होता रहता था वो प्रोडक्शन में नहीं पहुंचता था, कंपनी लेने को तैयार नहीं थी, तो कायदे कानून कुछ ऐसे थे। तो अब जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी इसमें जुड़ती जा रही हैं, बहुत, हालांकि हमारा जैसे HAL है और बहुत सारी डिफेंस की कंपनीज हैं, लेकिन जब तक जो प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा, अभी प्राइवेट सेक्टर जो इसके में आ रहा है, जैसे कि अभी भी जो ये करार हुआ है प्राइवेट कंपनी की, भारत फौज की प्राइवेट कंपनी ने किया है, तो इस प्रकार से काफ़ी गति मिली है। और जो डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में भी कुछ ऐसी सुविधाएं लाई गई हैं कि जब फास्टनेस आई है, तो और तो ये कोई जो है ना, अभी काफ़ी डिफेंस वही हैं, काम करने वाले लोग वही हैं, सब वही हैं, तो लेकिन जो बाधाएं कम गई हैं, जो एक इनकरेजमेंट है, जो हर चीज़ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हर मौके पर जाके जो भी उसमें चाहे साइंटिस्ट हो या फौजी हो, उनको जो एक प्रोत्साहित करते हैं जा करके, तो उसका बहुत फर्क पड़ रहा है। सब में एक गति, जो एक इनर्शिया था, वो खत्म होकर के अब जो प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे जो है हमारे डिफेंस मजबूत होता जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूँगा फिर भी, हालांकि डिफेंस बजट बढ़ाने से जो बाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम कम होते हैं, तो जैसे जनरल संजय मेस्टर ने भी बोला है, डिफेंस बजट को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और ये ध्यान में हमको, ये मैं जो अभी जो एग्जाम्पल दिया था रशिया का, कि रशिया की चाहे GDP या इकोनॉमी हमसे कम है, लेकिन हमारा जो उनका डिफेंस बजट है हमसे डबल है, दुगना है। तो इसी तरह से डिफेंस बजट को मैं बढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी जाकर के हमारी सेना सशक्त हो सकती है। ऐसा नहीं है, फौज के साथ साथ इक्विपमेंट आजकल मॉडर्न, जैसे कि हमारी अभी जो है, जो कुछ स्क्वाड्रन है, अभी 42 होनी चाहिए, 30 हैं, वो स्क्वाड्रन बढ़ानी हो, और बहुत सारी ऐसे जो हैं जिसमें कि अभी इम्प्रूवमेंट और सशक्तिकरण का जरूरत है, जो कि अब समय रहते ही कर लिया जाए। जब कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी आती है, होती है, जी, तो उस समय सब फायर फाइटिंग होता है, वो ठीक नहीं है। जी मनोज। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बंसल साहब का, शुक्रिया करेंगे संजय जी का, जो चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर होता जा रहा है।